नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण से मंगलवार को प्रदेश की 5वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। और वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल ने अभिभाषण में 5 साल की उपलब्धियों को राज्य के साथ और राज्य में विकास के लिए सरकार के संकल्प भी गिनाए। वहीं कहा कि सरकार दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित को देखते हुए हिम प्रहारी योजना शुरू करेगी और इस योजना के माध्यम से प्रदेश के पूर्व फौजियों और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में बसने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। और वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन निधि भी शुरू की जाएगी। और मंगलवार को राज्यपाल अभिभाषण से सत्र का आगाज हुआ। और वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 56 मिनट के अभिभाषण में प्रदेश सरकार के पिछले 5 साल में किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियां भी गिनवाई और वहीं राज्य विकास के लिए सरकार की प्राथमिकताएं बताई। और वहीं राज्यपाल ने यह भी कहा कि मिशन मायापुरी के तहत हरिद्वार को योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी और विश्व में आध्यात्मिक पर्यटन के लिए सबसे बड़े स्थल के रूप में विकसित करने को गुणवत्ता युक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। और वहीं राज्यपाल ने यह भी कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और उन्होंने कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की और उन्होंने महामारी के दौरान निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कोरोना वॉरियर्स सफाई कर्मियों की सराहना भी की और कहा कि महामारी से लड़ाई में प्रदेश के लोगों ने सरकार के साथ कदम मिलाकर काम किया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव से पहले वृद्धजनों के हित में अपना वादा निभाया है और इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल सकेगा। और इतना ही नहीं, अब 1200 रुपये मिलने वाली पेंशन 1400 रुपये प्रति महीने मिलेगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासन दे दिया है। वहीं सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार विकल्प रहित संकल्प के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणा पूर्व में की गई है उनका शासन आदेश भी समय से किया जाए। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के वृद्धजनों के हित में ये निर्णय लिया और अब अप्रैल महीने से प्रदेश के हजारों परिवार के पात्र वृद्ध दंपतियों को इसका सीधा लाभ भी मिल सकेगा। और वहीं आपको बता दें कि बीते दिसंबर महीने में ही उत्तराखंड में दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन की बढ़ोतरी के साथ ही और वहीं पात्र परिवार में से पति पत्नी दोनों को धामी सरकार ने पेंशन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद दिसंबर में ही कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लग गई थी। और इतना ही नहीं, आचार संहिता लगने से पहले इसकी सभी जरूरी कार्रवाई भी पूरी कर दी गई थी। और अब मार्च महीने में नई सरकार के गठन होने के साथ ही इस संबंध में शासन आदेश भी जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया और धामी ने अपने पास करीब 21 मंत्रालय रखे और उनके पास 24 विभाग है और वहीं परिषद विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। और वहीं सूची के अनुसार मुख्यमंत्री ने अपने पास आबकारी, ऊर्जा, पेयजल, श्रम, गृह, राजस्व, क्रमिक राज्य संपत्ति, नियोजन, सूचना, न्याय, आपदा प्रबंधन, नागरिक उद्यान समेत 21 मंत्रालय अपने पास रखे। वहीं पिछले कार्यकाल में उनके पास 12 मंत्रालय थे और वो कुल 24 विभागों को देखेंगे। और वहीं वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के मंत्रालय में भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और महाराज को लोनिवी, सिंचाई, पर्यटन, धर्म संस्कृति, जलागम प्रबंधन को बरकरार रखते हुए पंचायती राज और ग्रामीण निर्माण नए मंत्रालय दिए गए। इसके अलावा आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कद बढ़ गया है और उन्हें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा मंत्रालय दिए गए और वो चिकित्सा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, संस्कृति शिक्षा मंत्रालय भी देखेंगे। और वहीं धामी कैबिनेट में शामिल किए गए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त मंत्रालय दिया गया और वो शहरी विकास और आवास और विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनर्गठन और जनगणना मंत्रालय भी देखेंगे। हालांकि मंत्री सुबोध उनियाल को कुछ हल्का किया गया है
उनके पास अब कृषि और उद्यान मंत्रालय नहीं होंगे। उन्हें इस बार वन, भाषा, निर्वाचन और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय दिए गए, जबकि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सैनिक कल्याण और ग्रामीण विकास के साथ कृषि और उद्योग विभाग भी देखेंगे। और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का भी कद बढ़ाया गया और वो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के अलावा खेल और युवा कल्याण और खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले का मंत्रालय देखेंगे। और मंत्रालय में मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल हुए कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को समाज कल्याण, परिवहन और लघु और सूक्ष्म मध्यम उद्यम मंत्रालय दिए गए हैं। और नए और युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को पशुपालन, दुग्धन विकास और मत्स्य पालन, गन्ना विकास और चीनी उद्योग, प्रोटोकॉल, कौशल विकास और सेवायोजन विभाग दिए गए हैं। और वहीं उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन आज सरकार की ओर से पेश लेखानुदान पारित किया जाएगा। वहीं मंगलवार को विपक्ष की तीखे तेवरों के चलते सदन स्थगित करनी पड़ी थी। और वहीं आज सरकार पूरी तरह तैयारी के साथ पहुंची है। और वहीं आपको बता दें कि विपक्ष भी सदन में महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को सरकार पर घेरने वाली है। और वहीं सदन की शुरुआती सबसे पहले पूर्व विधायक हरबंस कपूर और गोपाल ओझा को श्रद्धांजलि देकर होगी। और इसके बाद सरकार की ओर से 2 अध्यादेश भी विधेयक के रूप में पेश किए जा सकते हैं। और इससे पहले मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी हुई थी। और विधानसभा सत्र के दौरान विधायक हरबंस कपूर के निधन पर शोक जताया गया। और इस दौरान हरबंस कपूर को याद करते हुए मंत्री गणेश जोशी फपक पड़े और वो बेहद भावुक होकर विधानसभा में संभव पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस सदन में बगैर नेता प्रतिपक्ष के उतरी थी। और विधायक मंडल दल की बैठक में कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष तय नहीं कर पाई। और नतीजा ये रहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उसका सदस्य प्रतिभाग नहीं कर सका। और सत्र के दौरान वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य ही पार्टी की ओर से सवाल उठाते हुए नजर आए। विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण पर चर्चा हुई। और इससे पहले पूर्व विधायक हरबंस कपूर और गोपाल ओझा को श्रद्धांजलि भी दी गई। और उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन के सदन की कार्रवाई शुरू हो गई। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में पहुंच गए और वहीं विपक्ष बाहर प्रदर्शन कर रहा है। वहीं प्रदेश की सरकार में 3 नए मंत्रियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 18 विभाग बांटे हैं। और तीनों मंत्रियों के हिस्से में 6 विभाग आए हैं और जिनमें कई महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। और इन विभागों के माध्यम से तीनों मंत्रियों के सामने अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती होगी। प्रेमचंद अग्रवाल को वित्तीय और शहरी विकास और आवास जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए और उनके पास विधायी एवं संसदीय कार्य, पुनर्गठन, जनगणना को मिलाकर कुल 6 विभाग दिए गए। और इसी प्रकार नए मंत्री चंदन रामदास को मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी है। छात्र कल्याण, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग मिलाकर चंदन रामदास को भी 6 विभाग दिए गए। और पहली बार मंत्री बने सौरभ बहुगुणा को 4 मंत्रालयों के 6 विभाग दिए गए। और इनमें पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य पालन, गन्ना विकास और चीनी उद्योग और प्रोटोकॉल और कौशल विकास एवं सेवायोजन जैसे विभाग भी शामिल है। और इन तीनों नए मंत्रियों के सामने नई सरकार में अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चुनौती होगी। और वहीं जिस राज्य में हरियाली बचाने के लिए सालों पहले गौरा देवी ने चिपको आंदोलन शुरू किया था और वहां की राजधानी देहरादून में सड़क चौड़ीकरण के लिए हजारों पेड़ों को काटने का काम शुरू कर दिया गया है। और वहीं इसके विरोध में देहरादून के कई गैर सरकारी संगठन लामबंद हो गए हैं। और गौरतलब है कि गणेशपुर से डाटकाली मंदिर के बीच दिल्ली देहरादून राजमार्ग चौड़ीकरण परियोजना के तहत एलिवेटेड रोड का विकास किया जा रहा है, जिसके लिए हजारों की संख्या में पेड़ काटने शुरू कर दिए गए हैं। और वही पेड़ों के काटने को रोकने के लिए देहरादून के कई गैर सरकारी संगठन लामबंद हो गए और एनजीओ कार्यकर्ता मोहन बचाओ अभियान के तहत मंगलवार को मोहन पहुंचे और चिपको आंदोलन की तर्ज पर पेड़ों को काटने का विरोध किया गया।
और इस परियोजना से दिल्ली और देहरादून के बीच सफर आसान हो जाएगा। और वहीं कार्यदायी संस्था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक पंकज मौर्य के मुताबिक देहरादून क्षेत्र में परियोजना की कुल लंबाई 19.38 किलोमीटर है और इसमें उत्तर प्रदेश की सीमा में परियोजना की लंबाई करीब 16 किलोमीटर है। और उन्होंने बताया कि वन बाहुल्य क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करते और ऐसे में मोहन के तमाम मोड़ के चलते भारी जाम लगा रहता है और नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अब लोग निकट भविष्य में एलिवेटेड रोड के माध्यम से मोबाइल नेटवर्क के डार्क एरिया से सरपट निकल सकेंगे। वहीं प्रदेश में कई सरकारी स्कूलों में जरूरी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है और इसके बावजूद इन स्कूलों के लिए जारी बजट तय समय पर खर्च नहीं हो पाया। और यह स्थिति तब है जबकि इन स्कूलों को निजी से बेहतर किए जाने के लगातार दावे किए जा रहे हैं। और वहीं हाल ये है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के केवल 2 दिन ही बचे और वहीं विभाग की ओर से स्कूलों में पुस्तकालयों के लिए करीब 13 करोड़ रुपए जारी किए गए। वहीं समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी की ओर से मंगलवार को समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश के मुताबिक शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना और बजट 2021 और 22 में राजकीय विद्यालयों में किताबों के अनुदान की धनराशि को अनुमोदित की गई है और इस धनराशि का उपयोग विगत सत्र में 21 जनवरी 2020 में दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर किया जाना है। और आदेश में ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार से प्राप्त अनुमोदन के अनुरूप धनराशि संबंधित प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के खातों में भेज दी गई है, जिससे पुस्तकालयों के लिए चयनित पुस्तकें खरीदी जानी है और हर स्कूल के लिए मंजूर करीब 80% धनराशि से एनसीईआरटी, एनबीटी, साहित्य अकादमी आदि की पुस्तकें खरीदी जानी है। और प्रदेश के करीब 139 माध्यमिक विद्यालयों में पेयजल और 80,000 से अधिक बच्चों के लिए फर्नीचर नहीं है, जबकि बेसिक और माध्यमिक के कुछ स्कूल भवन जर्जर बन गए। लेकिन वित्तीय वर्ष समाप्ति पर है और उसके बावजूद इन स्कूलों के लिए मिली 100% धनराशि को अब तक खर्च नहीं किया जा सका है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 67.22 करोड़ का बजट पारित किया और समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की अध्यक्षता में हुई बैठक में बजट पास करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और समिति के स्थायी कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज की सुविधा देने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। और वहीं बीकेटीसी कार्यालय में हुई बैठक में कुल 67.22 करोड़ का बजट पारित किया गया, जिसमें से बद्रीनाथ मंदिर से 34.44 करोड़ और केदारनाथ मंदिर से 32.78 करोड़ की आय प्रस्तावित है और मंदिरों से होने वाली आय के सापेक्ष व्यय को समान रूप से प्रस्तावित किया गया और बैठक में आगामी बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। और वहीं मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि मंदिर समिति के प्रस्तावित बजट में तीर्थयात्रियों को सुविधाएं के साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम समेत अधीनस्थ मंदिरों की व्यवस्थाओं, पूजा व्यवस्था, संस्कृति विद्यालय और विद्यापीठ, फार्मेसी, विश्राम गृहों का रखरखाव, तीर्थयात्रियों को पेयजल, और वहीं आवास व्यवस्था, प्रचार प्रसार, भोग व्यवस्था और यात्रा सुविधा का प्रावधान किया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि बीकेटीसी का जल्द ही नया लोगो लॉन्च किया जाएगा और बैठक में समिति ने स्थायी कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड पर कैशलेस इलाज करने की सुविधा देने का प्रस्ताव भी पारित किया और इसके अलावा अस्थायी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से इलाज की सुविधा देने पर भी विचार किया जाएगा। और मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि केदारनाथ मंदिर के पश्चिमी द्वार पर लक्ष्मी नारायण का सिंहासन है, जो 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था और मंदिर समिति की ओर से इसे ठीक भी कराया गया था और एक दानदाता के सहयोग से चांदी का सिंहासन तैयार किया जाएगा और इस पर लगभग 80 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है।